अरब स्प्रिंग के जो कॉजेज थे वो दैट इज करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट वॉयलेशन। पॉवर्टी है, करप्शन है, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन है, तो ये सभी कारणों के जड़ यही लोग थे। दरअसल एक स्ट्रीट वेंडर होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद बouazizi। स्ट्रीट वेंडर, फल की दुकान थी इनकी छोटी सी। तो इन पुलिस वालों ने क्या किया, इनका जो पूरा एक तरह से कह सकते हो ठेला था या दुकान थी छोटी सी, उसको तोड़ दिया। ये चीज़ मोहम्मद बouazizi के दिल पे लग गई और एक तरह से उनको एक तरह से इंसल्ट लगा। उन्होंने क्या किया कि वो गवर्नर के ऑफिस के सामने गए और उन्होंने खुद को आग लगा दी। इस इंसिडेंट ने एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के लिए चिंगारी का काम किया और ये आग अब फैलनी शुरू हो जाएगी। लाखों लोग, करोड़ों लोग सड़क पे निकल आए अपने अपने देशों में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। दूसरे देशों में भी अरब स्प्रिंग के इफेक्ट देखने को मिले। ये पहुंच गया लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया, बहरीन, मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सूडान एंड मेनी मोर कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया। Hello and welcome back to Blay Learner K12. This is Ayush Raz and we are going to discuss about the Arab Spring. So अगर आप क्लास 12 CBSE के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस में CBSE ने कुछ टॉपिक्स को ऐड किया है जो आपके बुक में नहीं दिया गया है। और ये जो टॉपिक है अरब स्प्रिंग, ये आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसका पार्ट है। सो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से 2010 में एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट शुरू होता है जिसको हम लोग कंबाइंडली अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। सो इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत सारे बच्चे हमारे तक क्वेरी ला रहे थे कि सर ये टॉपिक अच्छे से समझा दो। सो वहाँ पर आपको CBSE के द्वारा कुछ एनालिसिस भी दिया गया, इसके बारे में कुछ मटेरियल दिया गया है, बट दैट वाज़न्ट इनफ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि आखिर अरब स्प्रिंग था क्या, उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम थे, उस चीज़ों के बारे में आप समझ लो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आपको बता दो कि जो भी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हैं या फिर हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उन सभी के वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन में कंपाइल करके डाल दिए गए हैं। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर विजिट करें और साथ ही साथ नोट्स वगैरह पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, जो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न होने वाला है MCQ बेस्ड, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग MCQ सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बहुत सारे MCQ के सेशन कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, तो आप ब्ले लर्नर K12 के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें। तो आपको वहां पर बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हो कि ओशन मिल जाएगा क्वेश्चंस का एंड अदर मटेरियल्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में अरब स्प्रिंग के बारे में। सो बेसिकली अरब स्प्रिंग था क्या? Arab Spring was a series of pro-democracy protests and uprisings that took place in the West Asia and North Africa beginning in 2010. 2010 में कुछ देशों के द्वारा या वहां के लोगों के द्वारा अपने देशों में जो डेमोक्रेसी लाने की कवायद थी उसके लिए किए गए प्रोटेस्ट एंड अपराइजिंग को ही हम लोग कंबाइंडली अरब स्प्रिंग कहते हैं। समझ में आई चीजें? मतलब वेस्ट एशिया के देश और नॉर्थ अफ्रीका के देश, ये दोनों पार्ट याद रखोगे। वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के देश जो हैं, बहुत सारे देश हैं, उन देशों के लोगों ने 2010 में एक तरह से लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था, अपराइजिंग किया था, रिवोल्ट किया था, जिस रिवोल्ट को हम लोग अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। तो बहुत बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर ये वेस्ट एशिया किसको कहते हैं, नॉर्थ अफ्रीका किसको कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझो, देखो, और आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है जो कि साउथ एशिया में है। ठीक है, साउथ एशिया में। और इससे अगर आप इस साइड आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेस्ट एशिया। तो ये सारे पार्ट जो आप देख रहे हो, ये सारे पार्ट जो आप देख रहे हो, ये सब वेस्ट एशिया के पार्ट। ठीक है, कुछ लोग इसको मिडिल ईस्ट भी कह देते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट दरअसल ना ये अमेरिकन दृष्टिकोण की बात है कि अमेरिका अगर देखेगा, अमेरिका कहाँ है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो अमेरिका कुछ ये रहा। ठीक है, अमेरिका कुछ ऐसा देश है, तो अमेरिका की नजर से देखोगे तो अमेरिका के लिए ईस्ट। तो अगर आप मैप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि नॉर्थ ऊपर में होता है, नीचे में साउथ, उसके बाद इस साइड वेस्ट होता है और इस साइड ईस्ट होता है। तो अगर आप अमेरिका के दृष्टिकोण से देख रहे हो तब मिडिल ईस्ट इसको कहना ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिया के दृष्टिकोण से देख रहे हो तो फिर इसको आप वेस्ट एशिया कहोगे, या अदर कंट्रीज के भी नजर से देखोगे तो इसको वेस्ट एशिया कहोगे, बिकॉज ये एशिया के वेस्टर्न पार्ट के कंट्रीज है, लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, राइट, और भी कंट्रीज है, ईरान वगैरह, ये सारे कंट्रीज वेस्ट एशिया के पार्ट है। और इसके साथ साथ कौन से कंट्रीज जहां पे अरब स्प्रिंग का इफेक्ट पड़ा था, दैट इज नॉर्थ अफ्रीका। सो अगर आप देखोगे, लेट मी चेंज द
कलर ऑफ द पेन। सो अगर आप देखोगे तो ये हो गया अफ्रीका, ये पूरा ही कॉन्टिनेंट हो गया, ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट अफ्रीका का, और उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न मतलब ऊपर वाला पार्ट है, वहां पर भी अरब स्प्रिंग का इफेक्ट देखने को मिला था। तो नॉर्थ अफ्रीका और साथ ही साथ वेस्ट एशिया के कंट्रीज में एक जो प्रोटेस्ट शुरू हुई थी, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, उसी को हम लोग अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। और ईयर आप याद रखोगे 2010, 2010 में ये इवेंट शुरू हुआ था। अब हम लोग सबसे पहले कॉजेज की बात करते हैं कि आखिर कारण क्या थे इस रिवॉल्यूशन के। सो देखिए, करप्शन, उन देशों में बहुत ही बड़े लेवल पे करप्शन व्याप्त था। क्यों, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट ये समझो, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग इस एक तरह से कह सकते हो बेरोजगारी से जूझ रहे थे। पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, ऑब्वियसली बेरोजगारी होगी तो पॉवर्टी काफी ज्यादा होगी। ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता था, मतलब कि वहां के लोगों को राइट्स अवेलेबल नहीं थे, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, ये सारे राइट्स अवेलेबल नहीं थे। क्यों, इस सब का कारण था, मेन रूट था ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। मतलब इन देशों में तानाशाही सत्ता थी। यहाँ के जो लीडर्स थे कई सालों से सत्ता पे काबिज थे और लोगों की सुनते भी नहीं थे। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। और जब आप सत्ता पे काबिज हो जाते हो और आपके यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, आपको हटाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो जो सत्ता हो जाती है वो ऑटोक्रेटिक हो जाती है, निरंकुश, मतलब उसके पावर पर कोई चेक लगाने वाला नहीं रहता है। तो मतलब क्या हुआ, अरब स्प्रिंग के जो कॉजेज थे वो दैट इज करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट वायलेशन, और लोगों ने परसीव किया कि ये सारे कारणों का रूट है ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। मतलब क्या हो गया, ये सारे जो कारण है, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन राइट वायलेशन और पॉवर्टी, उन सब का जड़ क्या है, ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर किन किन देशों में ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप था। तो देखिए, कुछ नाम आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में ये नाम आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे ऑटोक्रेटिक रेजिम थे। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया में ज़ैन अल अबदीन बेन अली 1987 से लेकर 2011 तक इनकी सत्ता रही। तो आप सोच सकते हो कितने लंबे समय तक सत्ता पे काबिज है। तो यही जो सॉर्ट ऑफ एक रूल है, इसी को तो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप कहते हैं। इतने लंबे समय तक आप सत्ता पे काबिज हो, तो यहाँ पे ट्यूनीशिया में ये हाल था। और कौन थे रूलर, ज़ैन अल अबदीन बेन अली। उसके बाद लीबिया, मुअम्मर गद्दाफी, ये 1969 से ही सत्ता पे काबिज है। सोच सकते हो 40-42 सालों तक ये सत्ता पे काबिज रहे मुअम्मर गद्दाफी लीबिया के। इजिप्ट के होस्नी मुबारक, ये 1979 से सत्ता में काबिज है 2011 तक। और अगला नाम है यमन के अली अब्दुल्ला सालेह, 1990 से लेकर 2012 तक। तो इतने लंबे समय तक ये लोग गवर्नमेंट में रूल कर रहे हैं और देशों में इन सभी के कारण एक तरह से कह सकते हो पॉवर्टी है, करप्शन है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो ये सभी कारणों के जड़ यही लोग थे, लोगों ने यही परसीव किया। अब देखिए, इमीडिएट कॉज की बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म कॉज की बात कर ली कि ये सब कारण थे, इसके कारण से एक प्रोटेस्ट शुरू होता है, एक अपराइजिंग शुरू हो जाता है इन 2010 में। लेकिन अगर इमीडिएट कॉज की बात करें, सो किसी भी क्रांति के पीछे ना कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज होते हैं और कुछ इमीडिएट कॉज होते हैं। लाइक अगर आपने हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा था, तो भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी 1857 में, तो उसके कई सारे कारण थे ना। बहुत पुराने समय से जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे लोगों का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, तो बहुत सारी चीजें थी। तो लोगों के मन में एक गुस्सा बहुत दिनों से पनप रहा था और उसको एक चिंगारी की जरूरत थी, जिस चिंगारी का नाम था कि जो मेरठ में मंगल पांडे ने जब गोली चलाई थी, ऑल बिकॉज कि वहां पर एक खबर फैली कि जो इनफील्ड राइफल है उसमें पिग और काव का मांस यूज किया जा रहा है। तो वो इमीडिएट कॉज हो गया। लाइक आप रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि बहुत लंबे समय से उस देश में एक तरह से स्टेट्स में सोसाइटी बटा हुआ था। जो थर्ड स्टेट थे वहाँ उन लोगों को राइट्स नहीं दिया जाता थे, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। और इमीडिएट कॉज क्या हो गया कि वहां पर एक तरह से कहोगे कि जो बेस्टिल का किला है उसको नेस्त नाबूद कर दिया गया, बिकॉज एक खबर फैली कि राजा ने ऑर्डर दे दिया है लोगों को क्रश करने का, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे कि जो ब्रेड्स के प्राइसेस हैं
वो कम होने चाहिए, ब्रेड के प्राइसेस है वो कम होने चाहिए। लाइक ऐसे ही रशियन रिवॉल्यूशन, तो सभी रिवॉल्यूशन और सभी अपराइजिंग के पीछे ना कुछ लंबा कारण होता है। तो लंबे कारण के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अरब स्प्रिंग के पीछे लंबा कारण क्या था, कि वहां पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता था। और लोग ये मान रहे थे कि इन सब के पीछे रूट क्या है, कि यहाँ पर तानाशाही सत्ता काबिज है, ठीक। लेकिन इमीडिएट कॉजेज की बात करते हैं, उस चिंगारी के बारे में बात करते हैं जिसके कारण ये आग बहुत एक विध्वंसक आग में बन जाती है। इमीडिएट कॉज देखो, ये हमारा प्यारा भारत, और इसके आप वेस्ट साइड में जाओगे तो मैंने बताया कि ये सारा वेस्ट एशिया का पार्ट है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये अफ्रीका में, ये पूरा कॉन्टिनेंट क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में एक कंट्री है जिसका नाम है ट्यूनीशिया। क्या नाम है? ट्यूनीशिया, जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका का कंट्री है। सो यहाँ पर मैप में मैंने आपको ठीक ढंग से इसको बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया, अब ट्यूनीशिया में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल एक स्ट्रीट वेंडर होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद बouazizi। स्ट्रीट वेंडर, फल की दुकान थी इनकी छोटी सी। वहां पर उसकी दुकान पे कुछ पुलिस वाले आते हैं, ट्यूनीशिया के जो भी पुलिसमैन थे वो आते हैं, और उन्होंने कहा कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने ड्यूज नहीं चुकाया है। इन्होंने मिन्नतें करी कि मैं चुका दूंगा या थोड़े दिन में ये चीजें क्लियर कर दूंगा, उन्होंने एक नहीं सुनी। दरअसल वो लोग करप्शन कर रहे थे, वो लोग घूस की डिमांड कर रहे थे। इन्होंने इस चीज में संलिप्त होने से मना कर दिया। तो इन पुलिस वालों ने क्या किया, इनका जो पूरा एक तरह से कह सकते हो ठेला था या दुकान थी छोटी सी, उसको तोड़ दिया। ये चीज मोहम्मद बouazizi के दिल पे लग गई और एक तरह से उनको एक तरह से इंसल्ट लगा। उन्होंने क्या किया कि वो गवर्नर के ऑफिस के सामने गए और उन्होंने खुद को आग लगा दी। समझो चीजों को, मोहम्मद बouazizi ने खुद को आग लगा दी। उसकी तस्वीरें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, बट मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता। खुद को उन्होंने आग लगा दिया, हॉस्पिटलाइज किया गया उनको, लेकिन वो बच नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो उनकी कब्र है। इस इंसिडेंट ने एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के लिए चिंगारी का काम किया और ये आग अब फैलनी शुरू हो जाएगी। द सेल्फ इमोलेशन बाय मोहम्मद बouazizi, एक जो अनएम्प्लॉयड मैन था जिसके बारे में मैंने बताया कि ट्यूनीशियन टाउन ऑफ सिदी बोआजिद में 17 दिसंबर को उन्होंने अपनी आप को आग लगा दी, जिसके कारण पूरा जो अरब देश था, पूरे जो अरब कंट्रीज थे, उसमें ये आग फैलनी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैंने अभी आपको बताया ट्यूनीशिया में। और ट्यूनीशिया में सबसे पहले एक तरह से कह सकते हो कि मार्च शुरू हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, अपराइजिंग शुरू हो जाते हैं, और इसको शुरुआत में जैस्मिन रिवॉल्यूशन कहा गया। शुरुआत में कहां से ये स्टार्ट हुआ था? ट्यूनीशिया से। और ट्यूनीशिया का नेशनल फ्लावर है जैस्मिन। ये चीज याद रखोगे कि ट्यूनीशिया का नेशनल फ्लावर क्या है? जैस्मिन। इसके कारण इस रिवॉल्यूशन को सबसे पहले जैस्मिन रिवॉल्यूशन कहा गया। लेकिन ये केवल ट्यूनीशिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अरब के अलग अलग कंट्रीज तक फैलता चला गया। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हो, लाखों लोग, करोड़ों लोग सड़क पे निकल आए अपने अपने देशों में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो एक इंसिडेंट ने एक पूरे रिवॉल्यूशन को स्पार्क कर दिया, उसको एक चिंगारी दे दी, और ये रिवॉल्यूशन पूरा स्टार्ट हो जाता है, जिसको कंबाइंडिंगली हम लोग अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। सबसे पहला इफेक्ट शुरुआत भी ट्यूनीशिया से हुई थी, तो वहीं देखने को मिला। वहां के जो हेड थे ज़ैन अल अबदीन बेन अली, जो कि वहां के प्रेसिडेंट थे, काफी लंबे सालों से वहां पर सत्ता में काबिज थे, उनको सत्ता से बेदखल किया गया। वो भाग गए वहां से, सऊदी अरेबिया भाग गए, मतलब सत्ता से उनको उतार दिया गया। सक्सेस मिली ट्यूनीशिया में। दूसरे देशों में भी अरब स्प्रिंग के इफेक्ट देखने को मिले। ये पहुंच गया लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया, बहरीन, मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सूडान एंड मेनी मोर कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया। तो यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हो मैप को कि किन किन देशों में इसका इफेक्ट फैला। केवल एक छोटे से कंट्री ट्यूनीशिया से फैला हुआ ये जो पूरा अपराइजिंग था, वो मॉरिशियाना, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, यमन, ओमान, सऊदी, इराक, सीरिया, लेबनान, इन सभी देशों में फैल चुका था। और इस अपराइजिंग को हम लोग कंबाइंडिंगली अरब स्प्रिंग कहते हैं।
ठीक है, शुरुआत में जब ये चीजें शुरू हुई थी तो उस समय जैस्मिन रिवॉल्यूशन क्या कहा गया था, बिकॉज ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हो गया था और ट्यूनीशिया में जैस्मिन वहां का नेशनल फ्लावर है। बट ये पूरे पूरे रीजन में फैल गया बिकॉज सभी देशों में, इन सभी देशों में लोग त्रस्त थे वहां के ऑटोक्रेटिक रेजीम से। ठीक, सो इसके गोल क्या थे? बेसिकली ये अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुई थी, जो इतने बड़े लेवल तक पहुंच गई, इसके गोल्स क्या थे? डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना, अपने अपने देशों में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, फ्री इलेक्शंस वहां पे कंडक्ट करवाने, इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड कराना लोगों को, ताकि लोगों के बीच में जो पॉवर्टी व्याप्त है वो ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट व्याप्त है वो ना हो, ह्यूमन राइट्स वहां पर इंश्योर किया जाए, वहां के जो भी गवर्नमेंट है वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे, उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये सब ही कारण थे, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह कारण थे, तो गोल्स भी यही था कि एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को रोजी रोटी मिले, लिवलीहुड अपना वो सस्टेन कर सके, एंड अल्टीमेटली रेजीम चेंज, जो ये कितने लंबे सालों से 30-30 साल 40-40 साल से सत्ता पे काबिज लोग हैं वो हटे और वहां पर फ्री इलेक्शन हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वहां पर एस्टैब्लिश, ये सारे गोल्स थे। कुछ लोगों ने, कुछ न्यूज़पेपर और मीडिया ने इसको फेसबुक रिवॉल्यूशन भी कहा था। ये चीज आप याद रखोगे क्योंकि ये जो समय है ना 2010 का समय है और इस समय सोशल मीडिया का काफी बड़ा रोल हुआ करता था। तो कहा जाता है लोग एक हाथ में पोस्टर्स और एक हाथ में जो स्मार्टफोन है उसको लेकर प्रोटेस्ट किया करते थे, बिकॉज सोशल मीडिया का भी काफी यूज किया गया टू ऑर्गेनाइज ऑल द इवेंट, लाइक फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पेजेस बना के लोगों को गैदर किया जाता था, मास मोबिलाइजेशन किया जाता था। तो इसलिए कई सारे न्यूज़ मीडिया और मीडिया हाउसेज ने इसको फेसबुक रिवॉल्यूशन भी कहा है। ठीक है, तो ये चीज है, ये गोल्स थे अरब स्प्रिंग के। इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? तो यहां पर आप देख सकते सभी जगह एक जैसा इसका रिजल्ट या इफेक्ट देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो आप ग्रीन में देख रहे हो कंट्रीज, वहां पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया और वहां पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी गई। ठीक है, अगर आप देखोगे ट्यूनीशिया में तो जैसे मैंने बताया ज़ैन अल अबदीन बेन अली, उनको सत्ता में से बेदखल कर दिया गया, वो बेचारे भाग गए सऊदी अरेबिया अपनी जान बचा के। ठीक है, इस ट्यूनीशिया में तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि जैसे ये कलर है, तो अगर आप इजिप्ट वगैरह में देखोगे तो गवर्नमेंट को तो वहां पर उठा दिया गया, लेकिन नई गवर्नमेंट वहां पर डेवलप होने में बहुत समय लग गया। ठीक है, वहां पर चीजें वापस पटरी में आने में बहुत समय लग गया। फिर अगर आप इन कंट्री को देखोगे, अल्जीरिया, मोरक्को, तो वहां पर गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं किया गया, हालांकि वहां पर कुछ चेंजेस जरूर किए गए। फिर आप जो रेड में जैसे लीबिया, सीरिया, ये सब तो बर्बाद हो गए देश, ये सब बर्बाद हो गए। लीबिया, सीरिया सब ना फेल्ड स्टेट बन गए, क्योंकि जो वहां के रूलर्स थे जब वो हटे वहां से, तो उसके बाद एक पावर प्ले शुरू हो गया लोगों के बीच में या अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, ये संघर्ष शुरू हो गया कि कौन सत्ता में काबिज होगा। और अगर आप सीरिया वगैरह देखोगे ना, तो इन सब देशों में आईसिस का भी काफी प्रादुर्भाव देखने को मिला, वहां पर वो सब इमर्ज होते चले गए। तो लीबिया, सीरिया तो बर्बाद देश होते चले गए। और जो सऊदी अरेबिया देख रहे हो, सऊदी अरेबिया में आप जानते हो कि मोनार्कल सिस्टम है, ठीक है, थियोक्रेटिक कंट्री है वो। तो सऊदी अरेबिया में बेसिकली इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां के जो सत्ता में काबिज लोग थे, वहां पे जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, मतलब सुल्तान जो थे वहां पे, उन्होंने क्या किया कि कुछ चेंजेस कर दिए कि अच्छा कुछ चेंजेस कर देते हैं, आप लोग हल्ला गुल्ला मत करो। तो वो प्रोटेस्ट वहीं पर शांत हो गया। तो कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुई, सऊदी अरेबिया में कोई डेमोक्रेसी आ नहीं गया। तो ये चीज है। तो मतलब अलग अलग देशों में इसके अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले, कहीं सक्सेसफुल रहा, कहीं पे डेमोक्रेसी आ गई, और कुछ देशों में वहां के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए, लोग उसी में शांत हो गए। तो ये चीज है। अब बात करते हैं कुछ मेजर कंट्री जहां पर ऑटोक्रेटिक रिजीम था उसके बारे में। ट्यूनीशिया में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ज़ैन अल अबदीन बेन अली, उनको हटा दिया गया, उनके ऊपर चार्ज लगाए गए, उनके ऊपर केस चला, एग्जाइल कर दिया गया। एग्जाइल कर दिया मतलब देश निकाला हो गया, और गवर्नमेंट वहां के हट गई, मतलब ज़ैन अल अबदीन की गवर्नमेंट वहां से अबॉलिश कर दी गई। नेक्स्ट कंट्री इजिप्ट, जो मैंने बताया था होस्नी मुबारक की भी सत्ता चली गई, उनके ऊपर भी केसेस चले, उनकी भी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया, उनको अरेस्ट भी किया गया। लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी, इनको तो मार ही दिया गया बेसिकली, ठीक है। हालांकि उसके बाद सिविल वॉर इरप्ट हो जाता है, जैसे मैंने बताया लीबिया, सीरिया, ये सब देश फेल्ड स्टेट बन जाते हैं। वहां पर एक तरह से सिविल वॉर बहुत सालों तक चलता है, ठीक है। सीरिया में तो आईसिस के बारे में मैंने बताया, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, तो उन देशों में तो बहुत
बुरी स्थिति में फंस जाते हैं वो देश। तो लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी तो हालांकि मर जाते हैं, लेकिन उनकी सत्ता भी चली जाती है, लेकिन वो देश अपनी वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता है। फिर नेक्स्ट यमन के बारे में मैंने बताया था, अली अब्दुल्ला साले वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनको भी हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है। तो ये जो चारों व्यक्ति थे जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, इन चारों की सत्ता चली जाती है, राइट। अलग देशों में अगर देखते हैं, सीरिया में प्रेसिडेंट थे बशर अल असद। वहां पर सिविल अपराइजिंग होता है, लोग उनके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं, वहां पर सिविल वॉर भी होता है, लेकिन बशर अल असद किसी तरह सत्ता में बने रहते हैं और आज भी सीरिया के प्रेसिडेंट है बशर अल असद, ठीक। नेक्स्ट है बहरीन, सिविल अपराइजिंग होता है लेकिन गवर्नमेंट वहां पे उस अपराइजिंग को क्रश कर देती है, लोगों के जो रिवोल्ट है उसको दबा देती है। कुवैत, लेबनान और ओमान में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए और लोग उसी में शांत हो गए। फिर मोरक्को एंड जॉर्डन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर दिए गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ला दिए गए। सऊदी अरेबिया, मॉरिशियाना, सूडान एंड अदर चेंज में अगर बात करें तो सिंपल प्रोटेस्ट हुआ, कुछ छोटे मोटे चेंज कर दिए गए एंड दैट्स इट। तो ये चीजें, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, और हाँ, आप हमारे इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो ड्राइव लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एमसीक्यू के पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।